अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी राहत संस्थान किशनगंज के सदस्य दानिश मिराज जी को। कृपया वो मंच पर आए और साथ ही अपने संपादक अनुराग ठाकुर सर से मैं अनुरोध करूंगी कि इन्हें अंगवस्त्र और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित करें। जोरदार तालियां हो जाए दानिश जी के लिए। मंच पर अभी हमारे साथ मौजूद हैं राहत संस्थान किशनगंज के सदस्य दानिश मिराज जी। आज इनके साथ भी हमारी बातचीत होगी। इस बातचीत के कारवा को बढ़ाने के लिए इनके साथ इस सेशन के लिए मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी अपनी सहयोगी रश्मि को। प्लीज रश्मि, मंच पर आ जाएं आप। बहुत शुक्रिया सृष्टि आपका। और देखिए, आज सीमांचल की धरती पर कशिश न्यूज की टीम पहुंची है और कोशिश यही है कि चाहे मुद्दा राजनीतिक हो या फिर आम जीवन से जुड़ा हुआ हो, तमाम पहलुओं को आज हम अपने दर्शकों तक, हमारे सीमांचल के लोगों तक, जन जन तक पहुंचा सके। और ये कोशिश है हमारी, और मुझे लगता है कि इस कोशिश में आप सभी इस बात से सहमत कीजिएगा कि हम सफल होते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो एक बार जोरदार तालियां हो जानी चाहिए उसके लिए। और बहुत स्वागत है मंच पर आपका दानिश मिराज जी, सचिव है राहत संस्थान के किशनगंज में। और मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि राहत क्यों नाम रखा है आपने अपने संस्थान का, कुछ बताइए इस पर। बहुत धन्यवाद मैम आपका। कशिश न्यूज़ के जो दर्शक देख रहे हैं उनको भी नमस्कार, मैम आपको भी नमस्कार। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि राहत नाम क्यों रखा है। राहत अपने आप में एक फील है, और जब हम राहत की बात करते हैं, किसी को पहुंचाने की बात करते हैं, तो पहले ही हम जोर देते कि हम उनको राहत देने जा रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने बहुत मंथन किया इस पे अभी आप दादा के साथ बात कर रहे थे, तो दादा का भी उसमें रोल है इस नाम को रखने में। दादा का भी सुझाव है, वो हमारे लीगल एडवाइजर हैं, आज के दिन हमारे गार्जियन भी हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब राहत संस्था का स्थापना हुआ था, तो दादा और बहुत सारे लोग जैसे डॉक्टर दिलीप कुमार जसवाल साहब, वो सब हमारे परिवार के साथ मिल करके, और उन्होंने ही नाम को फाइनलाइज किया था कि राहत नाम रखा जाए। किशनगंज की सरजमीन पे बहुत जरूरी है इस तरह का काम करने के लिए, आज से 24 साल पहले। यानी 24 साल पहले नींव रखी गई थी राहत संस्थान की। मुझे लगता है आज यहाँ हमारे बीच कई महिलाएं भी हैं और बहुत प्रोग्रेसिव होने की बात कही जाती है। कहा जाता है कि महिलाएं पुरुषों से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं, महिला सशक्त हो रही हैं और महिलाएं अपना भविष्य संवार रही हैं। लेकिन मुझे लगता है पर्दे के पीछे कुछ ऐसी छुपी हुई चीजें हैं और डराने वाली खबरें, वाक्या कई बार हमें झकझोर देती है, हमें रुला देती है। और मुझे लगता है कि उन चीजों पर, उन दबे कुचले और ऐसी बातें जिस पर अब लोग ज्यादा बात नहीं करते, आपने उन चीजों को उठाया है, उन मुद्दों को उठाया है। और सबसे बड़ी बात जो बाल विवाह, आज भी हमारे समाज में बाल विवाह हो रहा है और आप लोग इस पर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस बात का ऐलान किया कि 2030 तक देश से बाल विवाह को समाप्त किया जाएगा। और इस ओर आप लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं, मुझे लगता है एक बार अगर आप कशिश के इस मंच से उन बातों को, उन परेशानियों का जिक्र अगर करें तो। बेसिकली राहत संस्था बिहार में काम कर रही है, लेकिन वर्तमान समय में 2 जिलों में काम कर रही है, किशनगंज और कटिहार में। और ये जो पूरा इलाका है, सीमांचल का इलाका, माइनॉरिटी वाला इलाका है, इस इलाका में लोग 12 साल, 14 साल, 15 साल में विवाह कर देते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 2030 तक भारत बाल विवाह मुक्त भारत बनाया जाए। इसके लिए सबको, समाज, सरकार और परिवार, इन तीनों की जरूरत है। सिर्फ सरकार से नहीं चलेगा, समाज से नहीं चलेगा, परिवार से नहीं चलेगा, तीनों को इकट्ठा होना पड़ेगा। जब तक तीनों लोग एक नहीं होंगे तब तक बाल विवाह समाप्त नहीं किया जा सकता है। साथ ही साथ बाल विवाह के साथ आपने एक चीज मिस कर दिया। राहत संस्था बेसिकली मानव व्यापार पे भी काम करती है, बच्चों का। और ये पूरा बॉर्डर वाला इलाका है, इसमें बच्चों को डेस्टिनेशन, ट्रांजिट, ये दोनों यहाँ पे है। यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर भी आप लोग काम कर रहे हैं। ये तीनों चीज यहाँ पे है। तो यहाँ बहुत इजी है, एक्सेस है, यहाँ पे ट्रेन, फ्लाइट, बस सब कुछ मिल जाता है। और वहाँ से लोग इजी एक जगह से दूसरी जगह लेकर के चले जाते हैं, या नेपाल चले गए या बांग्लादेश से। ऐसा भी केस आया है जी, बांग्लादेश की बच्चियां हम लोग को मिली हैं। लेकिन पहला सवाल आपका था कि बाल विवाह के लिए अभी हम लोग जितनी सारी ड्रॉप आउट बच्चियां थी
जनरली एक देखा गया कि 10वां के बाद बच्चियां जो है पढ़ाई छोड़ देती हैं और उसके बाद उसके परिवार जो है बाल विवाह में उसको भेज देते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, और सरकार की भी पॉलिसी है कि आप जैसे देखेंगे कि अगर आप 12th पास करते हैं तो 25,000 रुपया मिलता है, और बिहार सरकार ने, नीतीश जी ने ये किया था कि 50,000 रुपया हम देंगे अगर आप ग्रेजुएशन करती हैं तो। उसको लेकर के तब भी लोगों का एक मानसिकता बना हुआ कि कम उम्र में विवाह होने से कम दहेज लगता है और उसकी अच्छी जगह अच्छा लड़का मिल जाता है। लेकिन उस मिथ को तोड़ने के लिए हम लोगों ने पिछले साल 6100 लगभग बच्चियों को जो ड्रॉप आउट हो गई थी उनको फिर से री एडमिशन करवाया और वो वर्तमान समय में डेली लेवल पे वो विद्यालय जा रही हैं। और उन लोगों ने स्कूल में जाके हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं और स्कूल में ही जाकर के हम लोग टीचरों के साथ मिलकर के शपथ दिलाना, परिवार के साथ जब फैमिली स्कूल आते हैं, सरकारी विद्यालय आते हैं तो वहां पे उसकी फैमिली के साथ हम लोग बातचीत करते हैं और वहां परामर्श करके उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि आप अपनी बच्चियों के अगर विवाह करते हैं तो उसके दुष्परिणाम बहुत सारे हैं। एक तो ये हम लोग कर रहे हैं, लास्ट ईयर हम लोगों ने 947 के आसपास हम लोगों ने अंडरटेकिंग करवाया था। वैसे परिवार जो बिल्कुल रिश्ता लग गया था, अब शादी होने वाली थी, वैसे भी कई शादियों को हम लोगों ने रोका है जो पिंडाल वगैरह बिल्कुल सजा है और बारात आ रही है। मैं आपको बताऊं कि ये बारसोई की कहानी है, मई का कहानी है कि उसमें बारात रास्ते में थी, हमने ही फोन किया था, खूब सूचना की शादी हो रही है और लड़की की उम्र 15 वर्ष थी। हम लोगों ने पुलिस के साथ टीम बना करके फिर उसके यहाँ गए। आप जान रहे हैं शादी में पूरा भोज टेंट लगा है और गाना बज रहा है, डीजे बज रहा है। उसके फादर को फिर मैंने बोला और उन्होंने फिर माना कि हाँ ये हमसे गलती हुई, हमें नहीं ज्ञान था। मुसलमानों में ये थोड़ा सा है कि वो नहीं समझते, वो इस्लामिक रूल वाली बात थोड़ा सा करने लगते हैं, लेकिन अब उनको समझना पड़ेगा भारत बदल गया है, यहाँ के कानून के हिसाब से चलना पड़ेगा। सबके लिए एक बराबर कानून है, हमारे लिए कोई स्पेशल कानून नहीं है। तो मैं बीइंग ए मुस्लिम मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमें जो लॉ है हम अलग से लॉ नहीं ला सकते हैं। तो हम लोग उस लॉ की बात करते हैं। जब मैं खुद एक मुसलमान होकर के मैं खुद कहता हूं वहां पे कि भाई हम भी तो मुसलमान हैं, आपको लॉ मानना पड़ेगा, तो हम जब उनकी फैमिली के साथ हम लोगों ने बहुत परामर्श किया तो उनकी फैमिली ने फिर एग्री किया और अंडरटेकिंग करके शपथ करवा करके फिर उनकी शादी को रोका गया। और लड़के वाले से हम लोगों ने फिर लिखवाया कि ठीक है अगर आपको शादी करनी है तो 1 साल और बचा है, आप 1 साल के बाद उनके साथ आप शादी कर सकते हैं। तो ये एक काम हमारा चल रहा है और इसमें काफ़ी सारा अचीवमेंट अब दिखने को मिल रहा है। सरकार की जितनी सारी स्कीम्स आ रही है उसमें वो, इसमें साथ साथ हम लोग एक काम और कर रहे हैं कि वैसे परिवार जो कमज़ोर हैं, बिल्कुल वल्नरेबल है, बिल्कुल वैसे परिवार को हम लोग आइडेंटिफाई किया है और 12,437 परिवारों को हम लोग ने आइडेंटिफाई करके उनको सरकार की स्कीमों से जोड़ा है कि वो बोझ तले ना समझे बेटियों को, वो विद्यालय में एडमिशन करवा दिया और सरकार की योजनाओं के साथ जोड़ दिया। योजनाओं मिल रहा है उनको, तो अब लग रहा है कि नहीं हमारा परिवर्तन हो रहा है और इससे हमारा बिहार डेफिनेटली बदलेगा पहले के बनिस्बत। क्या बात है, मुझे आज आपसे बातचीत करते हुए और आपका इंटरव्यू करते हुए बहुत प्राउड फील हो रहा है कि किस तरह से आप अपनी सोच रखते हैं और जिस बात का जिक्र आपने किया कि आप खुद मुस्लिम हैं, लेकिन मुझे लगता है अब वो वक्त आ चुका है कि उन बंदिशों को तोड़कर मुस्लिम बेटियां भी आगे बढ़े, रोजगार करें, नौकरी करें और अपने कंधों पर इतना वो बुलंद हो जाए कि अपने घर परिवार को संवार सके, आगे बढ़ा सके। और आप इससे वाकिफ भी रखते हैं। बहुत खुशी हो रही है मुझे आपसे बातचीत करके और ऐसा ही जो सोच है जैसी आपकी वैसी हर किसी की होनी चाहिए। देखिए कई परेशानियां हैं और आप लोग इसे फेस भी करते होंगे। जब इस तरह की कोई सूचना आप लोगों तक पहुंचती है, खासकर ह्यूमन ट्रैफिकिंग की अगर हम बात करें, उसे किस तरह से आप लोग डील करते हैं या चुनौतियां कौन कौन सी होती है आपके सामने? बहुत सारी चुनौतियां हैं। अभी मैं आपको बताऊं, अभी मैं 2-3 रेड में गया था। मैं एक रेड में कल रात में गया था, मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा उसका नाम। हम लोग को बहुत ज्यादा उस पर कुछ हाथ नहीं लगा, लेकिन 2 दिन पहले एक रेड किया था, गुप्त सूचना था। पूरा प्रशासन हमें सहयोग किया और किशनगंज के एसपी ने बहुत सहयोग किया उसमें। पूरी टीम हम लोग लेकर के गए और 5 बच्चियों को हम लोगों ने वहां से रेस्क्यू करके लाया। अब उसमें जब चैलेंज वहां कहाँ आता है, हमें सूचना तो मिल गया, हम रेकी कर लिए, पुलिस प्रशासन पूरा सहयोग दे रहा है। प्रॉब्लम आ रहा है कि जब हम बच्चियों के साथ बात करते तो हमारे पास वक्त बहुत कम होता है। उस वक्त में क्या तो उनके साथ परामर्श करना है, क्योंकि उनको तो डरा करके रखा गया है, बिल्कुल डरी हुई वो रहती है। वो मुझे भी देखती तो लगता है कि मुझे यहाँ नहीं कहीं और भेज दिया जाएगा इनको। तो उनके साथ जब परामर्श करते तो तब जाकर के बात, काफी लंबा समय लगता है। हम चाहेंगे कि 2 मिनट में उनको ठीक कर दे, तो नहीं हो सकता है वो 2 मिनट में ठीक।
तो काफ़ी लंबा वक्त के साथ बात करने के बाद पता चलता कि हाँ फलाना लोगों ने उनको बेचा था। मैं आपको एक केस स्टोरी इस पे सुनाना चाहता हूँ। अर्ली मैरिज और ह्यूमन ट्रैफिकिंग दोनों, 2 मिनट आपका लूंगा, 30 सेकंड लूंगा मैं आपका। रायगंज का मामला है ये। और बच्ची ने लव मैरिज शादी की थी, माता पिता ने भी शादी करा दिया। 14.5 वर्ष में उसकी शादी हुई और शादी होने के बाद उसे एक पुत्र हुआ। और जैसे पुत्र हुआ, उसका जो बॉयफ्रेंड था, जो हस्बैंड था, वो उसको छोड़ करके भाग गया कर्नाटक। अब लड़की जो है बिल्कुल अकेली हो गई। और अकेली होने के बाद मोहल्ले में एक परिवार भाड़ा लेने के लिए आया और भाड़ा रह करके उस बच्ची के साथ दोस्त किया। जब दोस्ती हो गई तो वो भाभी भाभी कहती थी। उसने कहा कि चलो तुम किशनगंज हम काम भी दिला देंगे, मेरे यहाँ घूम भी लेना। वो भी बोले कि कुछ नहीं है, कम से कम मेरा रोजगार तो चलेगा, चलते हैं किशनगंज। वो यहाँ आई, 5 दिन रही। 5 दिन रहने के बाद उसके बेटा को लेकर के आई, बहुत अच्छा से 5 दिन रखा। और रखने के बाद क्या किया कि बेटा को बोला कि तुम ऐसा करो कि तुम एक जगह है वहां चले जाओ आप। तो उस प्लेस पे उसको ले गया और वो सीधे उसको रेड लाइट में ले आकर के भेज दिया। उसको बोला कि तुम्हारे पति से मेरी बात हो चुकी है, तुम यहाँ पे रहो, यहाँ तुम काम करो, कुछ पैसा तुम रखना, कुछ पैसा तुम्हारा पति ने परमिशन दे दिया है। तो वो एकदम घबरा गई। वो 9th क्लास पास बच्ची थी। और उस बच्ची को जाने के बाद क्या हुआ कि वो बच्ची वहां थोड़ा देर वेट की, रोने लगी। वो जब रूम से बाहर निकला, कॉन्फिडेंस में था कि ये नहीं भागेगी, क्योंकि बांग्ला बोलती थी, वो हिंदी भी नहीं बोलती थी। वो देखी, मौका देख करके वो सीधे भाग करके आई, बाहर निकली और लगभग 2 किलोमीटर वो दौड़ी है। और दौड़ते हुए वो आई और एक बाबा थे, वो राहत संस्था को जानते थे, क्योंकि हमारे यहाँ हेल्पलाइन चलता है डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर के। उन्होंने हमारे स्टाफ को फोन किया और फिर हम लोगों ने उसके साथ लाइजनिंग किया और वहाँ के पुलिस को इन्फॉर्मेशन दिया। और इन्फॉर्मेशन के बाद उस बच्ची को रिस्क्यू कर फिर बयान वगैरह जो भी प्रोसेस था वो सारा प्रोसेस करवाया। वर्तमान समय में वो अपने घर पे है। लेकिन इसका केस हम लोग लड़ रहे हैं, लीगल इंटरवेंशन हम लोग कर रहे हैं पूरा। हमने उनकी फैमिली को बोला कि सारा खर्च राहत संस्था करेगी, हम इनको न्याय दिलाएंगे। अब उनका जब कोर्ट का, क्योंकि बच्ची थी तो पॉक्सो भी लगा उनको, तो ब्रोकर फोन करने लगा उसको कि तुम गवाही मत दो, बच्ची को गवाही मत दो, हम तुम्हें जो है 1.5 लाख रुपया देंगे। तो उसने मुझे फोन किया कि सर ऐसा ऐसा बात है। हमने बोला कि हम आपको सरकार से 10 लाख रुपया दिलवाएंगे, आप मेरा सहयोग करें। और सहयोग करने के बाद उन्होंने किया और हमने गवाही, मैंने बोला कि वो नंबर वाले को बोलो मुझे फोन करने। और ऑनेस्टली मैं बताऊं, मुझे 5 लाख का ऑफर मिला था उसमें कि आप प्लीज उसको गवाही मत करवाइए, हम आपको 5 लाख रुपया सर पहुंचा देते हैं। हम लोगों ने नहीं माना, क्योंकि हम लोग समाज से भी, हमें इसी काम के लिए हमारा जन्म ही हुआ है। तो उसकी गवाही हुई। और गवाही के दौरान कोर्ट में जब उसको पहचाना जा रहा था तो उस समय में वो पूरा सर्वर मुड़वा करके आया हुआ था कि बच्ची पहचान ना सके। थोड़ी देर तक कंफ्यूज हुई, लेकिन बाद में वो पहचान गई और वर्तमान समय में वो जेल में है। महिला भी जेल में है, हाई कोर्ट में जा रहा है वो बेल लेने के लिए, किशनगंज में बेल नहीं हुआ है उसका। तो इस तरह का चैलेंज हम लोग को आता है, धमकियां आती हैं, बहुत सारी चीजें। रात 2 बजे, अभी रात सुबह 3 बजे हम घर गए हैं। पूरी रात हम लोग बारिश में रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे थे, पूरी प्रशासन लगी हुई थी। तो उनको तो सहयोग करना ही पड़ेगा हमें। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि एक बार ताली हो जानी चाहिए राहत संस्थान के लिए, क्योंकि बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो समाज में उभर कर आगे आते हैं और बच्चियों को, महिलाओं को जो इस तरह के एक चेन में फंस गई है, वहां से उन्हें निकाल कर लाना और फिर उन्हें बेहतर जिंदगी देना, ये बहुत बड़ी चुनौती भी है जिसे आप लोग बखूबी निभा रहे हैं। बहुत शुक्रिया उसके लिए। और आज हमारे साथ आप मंच पर मौजूद हैं, आपने बहुत सारी पॉजिटिव बातें कही है और मुझे लगता है एक सकारात्मक संदेश भी आज कशिश न्यूज के इस मंच के जरिए दर्शकों तक पहुंचा होगा। बहुत शुक्रिया आपका। लास्ट एक शेर है, वो शेर बिल्कुल, पढ़ के बिल्कुल, मैं बिल्कुल अपनी बात अर्ज को किया विराम जाए। दूंगा। जी। वक्त के साथ रहना है या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो। ये बच्चियों के लिए है खासकर, कि हमें विद्यालय नहीं है, दूर जाना है। आपको इसके लिए मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो, हर हाल में चलना सीखो। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। कशिश न्यूज़ को भी धन्यवाद आपका, Thank you बहुत so शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ओवर टू यू। हेलो दानिश मिराज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और
सबसे ज्यादा शुक्रिया इस बात के लिए कि आपने इस मंच से बहुत सारी पॉजिटिव बातें कही हैं।